पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन। आज मैं आपको फ्लो ऑफ मनी जो मार्केट में होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन से पैरामीटर यूज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं, और गवर्नमेंट क्या अफेक्ट होता है जब उसे इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, काइंडली सपोर्ट इट एंड सब्सक्राइब इट। सो पैरामीटर आर CRR, NDTL, SLR, RR, ट्रिपल आर, LAF और MSF और LALF। तो सबसे पहले ये जो पैरामीटर डिफ़ाइन होते हैं ये आते कहाँ से हैं? जब भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जिसका काम होता है कि वो पैसा जो मार्केट में दे रही है उसे कंट्रोल करे। सो उस पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका काम होता है कंट्रोल द सप्लाई ऑफ अ मनी इन अ मार्केट। अभी जो पैरामीटर होते हैं ये बेसिकली क्लासिफाइड किए जाते हैं दो तरीके से, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टूल होता है वो होता है CRR और SLR। डायरेक्ट इन अ सेंस कि आपको मैंडेटरी है, करना ही होगा। इनडायरेक्ट जो होता है वो कंडीशन अप्लाई होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टूल्स CRR कैश रिजर्व रेशियो नाम ही बता रहा है, और SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, न्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, NDTL नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, कैसे रेट को हम इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं तो फ्लो ऑफ मनी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। हम जो सुनते हैं कि बैंक डूब गई है, बैंक हमें पैसा नहीं देगी, तो ये पैरामीटर शायद आपको ये क्लैरिटी दे कि कैसे फ़्लो कंट्रोल करता है सेंट्रल यानी RBI। तो बात जैसे मैंने की CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये नाम ही बता रहा है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब रिजर्व करो कैश का कुछ हिस्सा किसके पास, RBI के पास। ये बेसिकली राइट नाउ 3% है। ये मेंटेन किया जाता है कैश के फॉर्म में। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट 0 होती है। हर बैंक का RBI के पास करेंट अकाउंट होता है, उसमें ये सबमिट होता है, मेंटेन किया जाता है डेली के बेसिस में। और दूसरी बात, RBI इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है जब बैंक डिपॉजिट करता है अपना CRR RBI के पास। ये RBI एक्ट 1934 सब सेक्शन 42(1) में दिया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ सकती है, बैंक के ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए उसे RBI अपने पास कैश के फॉर्म में रखता है। ठीक उसी तरह SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो 18% होता है SLR, ये बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, ये भी डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। इसे कैश के फॉर्म में नहीं, लिक्विड एसिड गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में रखा जाता है। मिनिमम 0%, मैक्सिमम 40%। एप्लीकेबल होता है हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ये भी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश बताया कि CRR जो होता है वो RBI के पास डिपॉजिट करना होता है, SLR बैंक अपने पास डिपॉजिट करता है एसेट बॉन्ड और गोल्ड के फॉर्म में। दोनों के दोनों डेली बेसिस पे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब हम सोचते हैं बैंक डूब गई है, बैंक हमारा पैसा लेके भाग गई है, तो बैंक जो सेविंग की रहती है SLR और CRR, इससे उस लॉस को मेंटेन कर सके, इसीलिए वो इसे रखती है। और कोई भी क्राइसिस या कोई भी सिचुएशन आती है तो अभी जो मैं आपको परसेंट बता रहा हूँ ये है क्या, ये बेसिकली NDTL होता है। NDTL क्या होता है आप पहले जान लो। NDTL होता है डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट माइनस लाइबिलिटी। डिमांड मतलब होता है सेविंग और करेंट, टर्म मतलब होता है रिकरिंग और फिक्स, और लाइबिलिटी होता है देनदारी। जब बैंक अपना काम करके क्लोज करती है तो जो बैंक के अकाउंट होते हैं डिमांड और टर्म, उसमें कुछ पैसा रखा जाता है और फिर उसके बाद कुछ पैसा निकाला भी जाता है। मतलब लोग अपना पूरे दिन में पैसा डालते भी हैं और पैसा निकालते भी हैं। जब डालते और निकालते दोनों का माइनस होता है तो जो पैसा बच जाता है उसे कहते हैं NDTL, यानी नीट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। और इसी का 3% और 18% हम यानी बैंक मेंटेन करती है। SLR 18% खुद को और 3% CRR RBI को। आई होप आपको ये चीज़ कंप्लीट हो गया है। फिर आता है इनडायरेक्ट टूल RR, ट्रिपल आर, LAF, BR, MSF। आसान लैंग्वेज में जानो, बिकॉज वी आर अ मैंगो पीपुल। आखिर क्या होता है?
डायरेक्ट टूल यहाँ पे कंप्लीट होता है और इनडायरेक्ट टूल स्टार्ट होता है। आई होप आपको डायरेक्ट टूल कम्प्लीटली समझ में आया होगा। बात करते हैं रेपो रेट की। ये इनडायरेक्ट टूल रहता है क्योंकि कंडीशन अप्लाई पे होता है। इट इज़ अ रेट ऑन विच बैंक टेक अ मनी और अ लोन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से लोन लेता है जब बैंक 90 डेज़ के लिए, तो वो रेट जो होता है वो रेपो रेट कहलाता है। एंड मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा, 0.5% ऑफ एनडीटीएल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक गिव अ इंटरेस्ट टू बैंक, इसको अनदर डिफरेंशियल में हम डिफाइन कर सकते हैं। और ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस होता है कि भाई मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मुझे लोन दे दो। आपको यहाँ पे फिगर में आसान से दिख रहा होगा। सपोज दैट आपको कुछ ज़रूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किससे लोगे? अपने पापा से लोगे या अपने किसी फ्रेंड से लोन लेते हो, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो लेकिन आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पे जो बैंक लोन लेता है पापा यानी आरबीआई से, वो 90 डेज़ के लिए लेता है और इसको जो मिलता है मैक्सिमम अमाउंट लोन कितना मिलता है, 0.5% ऑफ एनडीटीएल। ठीक उसी तरह रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो बैंक उसे मार्केट में, सपोज दैट जैसा अभी देख रहे हो मार्केट की सिचुएशन कैसा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, तो बैंक नहीं चाहता कि हम पैसा मार्केट में डालें और फंसे। तो बैंक क्या करता है, वो जो ज़्यादा पैसा होता है वो मार्केट में ना डालने के बजाय आरबीआई को दे देता है कि आरबीआई आप लो। तो बैंक उसे, आरबीआई जो उसे अपने पास रख लेता है और उसके बदले क्या होता है, इंटरेस्ट देता है। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया, रेपो रेट। तो हमने पहले पढ़ा, लेकिन जब आरबीआई इंटरेस्ट देने लगे तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। इसीलिए इसका नाम बेसिकली पड़ा रिवर्स रेपो रेट। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि जब आप अपने दोस्त से पैसा ले रहे थे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, लेकिन जब आपका दोस्त आपसे पैसा ले रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ना कि आप दे रहे हो, राइट। अभी आता है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और अ कॉम्बिनेशन। जब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों की हम स्टडी करते हैं तो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का होता है रेट कॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसा कि लिखा हुआ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर आर एंड ट्रिपल आर, ओके। और कॉरिडोर होता है रेपो रेट माइनस रिवर्स रेपो रेट का, ठीक है। फिर आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बेसिकली अगर बैंक को लोन चाहिए 90 से अधिक दिन के लिए, यानी 91 टू 364 डेज़ के लिए, तो वो कहलाता है बैंक रेट। बैंक बेसिकली जो लोन देता है, आरबीआई जो लोन देता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। और अगर कोई भी बैंक एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं करती है तो पेनाल्टी जिस रेट पे लगती है वो भी बैंक रेट से लगती है। फिर आपका आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, जब बैंक को एक दिन के लिए लोन चाहिए रहता है, ये बहुत ही इमरजेंसी चाहिए रहता है, इसको इमरजेंसी लोन भी कह सकते हैं, तो वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मिनिमम आपको मिलेगा 1 करोड़ और मल्टीपल ऑफ 1 CR, और मैक्सिमम मिलेगा 2% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल मैंने आपको बहुत ही बता ही दिया है, क्लियर। और एडिशनल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छूट गया था मेरा, जो एसएलआर है वो आपका एक्ट 1949 और सब सेक्शन 24 में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, जब सीआरआर बढ़ाओगे तो फ्लो ऑफ मनी क्या होगी, घटेगी, और जब एसएलआर बढ़ाओगे तो फ्लो ऑफ मनी क्या होगा, वो भी घटेगा। और सेम एज आरआर का भी है कि आरआर जब आप बढ़ाओगे तो वो घटेगा फ्लो ऑफ मनी, और जब रिवर्स रेपो रेट आप बढ़ाओगे तो भी फ्लो ऑफ मनी घटेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप सीआरआर क्या होता है, जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा तभी तो वो फ्लो देगा, सिंपल सी बात है। अगर बैंक किसी भी रेट को बढ़ाएगा तो बैंक के पास पैसा नहीं होता है कि वो फ्लो, मतलब पब्लिक को पैसा दे सके, ठीक है। इसीलिए इसके सारे रिलेशन क्या हैं, इन्वर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। काइंडली सपोर्ट इट एंड सब्सक्राइब इट। बी सेफ, बी हैप्पी। आई होप आपको पसंद है। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट इन अ बॉक्स। थैंक यू।